Hi guys, so we'll start lesson 7 Revenue Administration and Economic Policy of the British, and this chapter is of Modern India, Tamil Nadu, class 12. So let's start the part 1 of the video. So in this video, first we are going to talk about the British agrarian policy. तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया जो है बहुत एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री रही है and not like in the present, even in the past it was a very agriculture based country, and India had very good agriculture and cottage industry and the handicraft industry, and the products from India were much popular all over the world. काफी finest quality के silk cotton ये सब चीजें काफी popular थी इंडिया की बाहर में। और जब ब्रिटिश आई तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे हर एक इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे? अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो इनका लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इतनी रूथलेस होते थे कि इनको फर्क ही नहीं पड़ता था कि कल्टीवेटर को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। दे ओनली लुक्ड आफ्टर दैट हाउ मच रेवेन्यू आई कैन गेट from that particular place, and they didn't care about that if the land is getting deteriorated, if the cultivation is getting deteriorated, or if the person is able to pay the rent or not, if the rent is feasible or not. So all these factors were not considered, and only thing which was considered was the maximum revenue which could be earned from that place. और इसी वजह से क्या हो गया कि एट लास्ट क्या हो गया कि जो कल्टीवेटर्स हैं, जो एरिया है, वो कहीं ना कहीं काफी लोग लोन्स में चले गए, सस्टेन नहीं कर पा रहे थे वो उस रेवेन्यू सिस्टम को। इन्होंने पुराने सारे रेवेन्यू सिस्टम्स को हटा दिया, फिर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह को भी, क्योंकि ये लोग क्या करते थे कि इंडिया को इन्होंने एक सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स बना दिया कि यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाके इंग्लैंड में जाके देंगे, फिर वहां पे फिनिश प्रोडक्ट्स बनाएंगे और फिनिश प्रोडक्ट्स को लाकर इंडिया में बेचेंगे। तो ये इससे क्या होता था कि जो इंडिया के प्रोडक्ट्स है वो कॉस्टली हो जाते थे इन कंपैरिजन टू जो ब्रिटेन से जो प्रोडक्ट्स आते थे इंडिया में, क्योंकि वो चीपर होते थे। तो ये चीज की वजह से क्या हुआ कि इंडियन इंडस्ट्रीज अफेक्ट हो गई और इनका बिजनेस काफी खराब हो गया। सो वी विल सी कि कैसे कैसे चीजें प्रोसीड करती हैं, एंड वी विल स्टार्ट फर्स्ट विथ जमींदारी सिस्टम और द परमानेंट सेटलमेंट। So if we talk about the permanent settlement, this particular land revenue policy was brought in roughly 19% of the total area under the British rule. And this was actually in the areas like Bengal, Bihar, Banaras, division of the northern western provinces and northern Karnataka. So these places were under the permanent settlement, or as you say it, zamindari system. एंड अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें कि ये क्यों आया, कैसे आया, तो उसमें एक चीज देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे वैरेन हेस्टिंग्स जब आए थे तो उन्होंने एक एनुअल लीज सिस्टम लाए थे वो, जिसमें आप नॉर्मली लीज सिस्टम जैसे फंक्शन करती है कि जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको लैंड ऑक्शन कर दिया जाता है, लीज पर दे दिया जाता है। तो ये चीज वैरेन हेस्टिंग्स लाए थे, लेकिन ये कंपनी डायरेक्टर्स को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया और उनको लगा कि नहीं, वी नीड अ बेटर लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। तो उन्होंने बहुत प्रेशर दिया था कॉर्नवालिस के ऊपर कि आप इसको चेंज करो। तो कॉर्नवालिस ने बहुत वर्क प्रेशर में फिर बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशन करके, जैसे सर जॉन शोर और जेम्स ग्रांट, ये काफी पॉपुलर नेम्स है कॉर्नवालिस के एडमिनिस्ट्रेशन में, इन्होंने काफी हेल्प किया था। तो इन लोगों के साथ डिस्कशन करके उन्होंने क्या किया कि ये एनुअल लीज सिस्टम को एबॉलिश किया और एक नया सेटलमेंट लेकर आए जिसको इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट बोला। तो पहले जब ये सेटलमेंट लाया गया था तब इट वाज डिसाइडेड कि ये 10 years के लिए सेटलमेंट होगा, लेकिन बाद में इट वाज डिक्लेयर्ड टू बी कंटिन्यूअस, कि ये कंटिन्यू रहेगा। सो दिस वाज हाउ परमानेंट सेटलमेंट वाज ब्रॉट। So if you look into the main features of the permanent settlement, then you can see that zamindars of Bengal were recognized as the owners. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाम ही है जमींदारी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट का। So obviously zamindars became the owners of the land and they were responsible to pay the revenue to the company. Now here the ryots, basically the peasants, they became tenants. जो कल्टीवेटर्स थे, जो खेती करते थे एक्चुअली, वो टेनेंट्स बन गए यहाँ पे, और ओनर कौन बन गया? जमींदार बन गया। ठीक है। तो बेसिकली जो कल्टीवेटर है वो बस टिलर है, तुम आओ खेती करो और जाओ, तुम ओनर नहीं हो इस लैंड के। ओके। और रेवेन्यू जो फिक्स किया गया, तो यहाँ पे आप देखिए जो नाम है परमानेंट सेटलमेंट, इसका नाम परमानेंट सेटलमेंट इसीलिए रखा गया था क्योंकि कंपनी ने कहा कि हम अभी ही फिक्स कर दे रहे हैं, हम फिर इसको कभी लाइफ टाइम में चेंज नहीं करेंगे।
ये जो आपका नंबर है जो हम आपका रेवेन्यू फिक्स करने वाले हैं ये सेम रहेगा पूरी जिंदगी, ठीक है। और यहीं पे आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा फ्लॉ, क्योंकि कोई भी चीज पूरी जिंदगी एक कांस्टेंट नहीं रह सकता, थिंग्स चेंज एंड यू नीड टू अपडेट योर पॉलिसीज अकॉर्डिंगली। तो ये एक तो ये फेल होने के लिए ही आई थिंक दिस वाज मेड अप। उनको शायद तभी लगा होगा कि वी विल अर्न सो मच दैट वी विल नॉट नीड टू अपडेट दिस, बट दिस वाज बाउंड टू फेल। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू जो फिक्स किया गया था वो गवर्नमेंट ने फिक्स किया था, government of the East India Company, that 89% will be provided to the company and 11% will be left to the जमींदार। अब सोचो जहाँ पे 89% आपको देना पड़ रहा हो किसी कंपनी को, तो जमींदार तो गले पे चढ़ जाते होंगे कल्टीवेटर्स के कि भैया मुझे इतना पैसा देना है। और यही चीजें होती थी, अननेसेसरी प्रेशर ऑन द रियॉट्स, ऑन द कल्टीवेटर्स, और उनको प्रेशर डाल डाल के आप एग्रीकल्चर करते थे और उनके पास कुछ ज्यादा रहता भी नहीं था क्योंकि ओनर्स तो जमींदार थे। जमींदार की भी हालत खराब हो गई थी जब शुरू शुरू में ये परमानेंट सेटलमेंट आया था। तो जमींदार पे नहीं कर पाते थे क्योंकि इतना ज्यादा फिक्स कर दिया गया था 89%, आई मीन पूरा ही ले लिया, छोड़ा ही क्यों 11% भी। सो और एक चीज और क्या हुआ कि जो पहले जमींदार थे उनका क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल फंक्शंस भी होते थे, वो लोग ये सारी चीजें भी करते थे। अब क्योंकि ये सेटलमेंट में उनको ओनर बना दिया गया तो उनका मेन पर्पस हो गया कि मुझे रेवेन्यू कलेक्ट करना है, तो उनका ये एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल फंक्शन हट गया परमानेंट सेटलमेंट आने की वजह से। सो बेसिकली अगर मेन जो क्रिटिसिज्म हुई थी इस परमानेंट सेटलमेंट की, कि पहला क्रिटिसिज्म ये था कि दिस वाज अडॉप्टेड विथ अनड्यू हेस्ट, मतलब बहुत ही जल्दबाजी में लाया गया, एकदम से सोच समझ के नहीं लाया गया। एंड नो अटेम्प्ट वाज मेड टू सर्वे द लैंड्स और टू असेस देयर वैल्यू। सो दिस वाज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी किसी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को फिक्स करने जाते हैं तो आपको जो फर्स्ट थिंग करना चाहिए दैट इज टू सर्वे द लैंड्स, और यू शुड नो द वैल्यू ऑफ दैट लैंड। आप अगर एक लैंड जिसपे खेती बहुत ज्यादा होती ही नहीं है, आप अगर उस पे 89% लगा दोगे तो फिर तो बंदे के पास कुछ बचेगा ही ना, लोग भूखे मर जाएंगे बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू पे यू द रेंट। सो दिस वाज अ वेरी लाइक critical flaw in the system. First of all, it was adopted with undue haste. It was not adopted very like carefully. And second was there was no attempt to survey the lands or to assess their value and make recommendations accordingly or fix the land revenue accordingly as per the value of the land. सो क्या हुआ कि बट आप देखोगे कि इंटरेस्टिंग चीज ये है कि शुरू शुरू में क्या हुआ कि जमींदार को प्रॉब्लम होने लगी, वो लोग पे नहीं कर पा रहे थे, लोन में चले गए थे, और बहुत ज्यादा जो टेनेंट्स थे, जो कल्टीवेटर्स, उन पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, बहुत हालत खराब हो गई थी। लेकिन लॉन्ग रन में क्या हुआ कि कंपनी को लॉस होने लगा, क्योंकि क्या हुआ कि बाद में लैंड की प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गई। तो लैंड की प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गई तो जो अर्निंग्स थे वो भी बढ़ गए। तो उसके बाद कंपनी को लगने लगा कि हमने जो फिक्स किया था वो कम हो गया कहीं ना कहीं। तो दैट इज वाई कंपनी वॉज फेसिंग लॉस इन द लॉन्ग रन। और बाद में जमींदार को फायदा हो गया बिकॉज ऑफ द इनहांस्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड एंड ऑल्सो टू द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, क्योंकि उन लोगों को एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम हो गया कि एक फिक्स सोर्स ऑफ पैसा उनके पास कंटिन्यूअसली आ रहा है ड्यू टू द like provisions of permanent settlement. So this is all about permanent settlement. Next, we will talk about the Ryotwari settlement. So this settlement was introduced mainly in Madras, Berar, Bombay and Assam. As we have already studied several times that Sir Thomas Munro introduced this system in the Madras presidency. ये काफी I think 2-3 chapters में इस चीज के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि सर थॉमस मुनरो रियोतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किए थे इन द मद्रास प्रेसिडेंसी। एंड इन दिस सेटलमेंट पेजेंट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द प्रोप्राइटर ऑफ लैंड, मतलब यहाँ पे ओनर जमींदार नहीं होता था, यहाँ पे पेजेंट ही इसको ही ओनर माना जाता था, काइंड ऑफ कि होता है ना जो प्रोप्राइटर जो भी है, बट ओनरशिप जो है वो पेजेंट को माना जाता था, कि मतलब रेवेन्यू जो कलेक्ट होगा वो पेजेंट के थ्रू होगा, किसी जमींदार के थ्रू नहीं। और यहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू फिक्स की गई, दिस वाज फिक्स्ड फॉर अ पीरियड फ्रॉम 20 to 40 ईयर्स। तो इससे क्या होता था ना, जब आप इतने बड़े पीरियड तक के लिए फिक्स करते हैं तो क्या होता है, लोगों को वक्त मिल जाता है कि अगर एक सीजन में थोड़ा लॉस भी हो गया तो अगले सीजन में थोड़ा प्रॉफिट कमा लेंगे। तो इसीलिए दिस थिंग इज एक्चुअली quite good feature of Ryotwari settlement. But this settlement also failed because obviously the revenue could not be collected in a systematic manner, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि देखिए अच्छा लगता है सुनने में कि पेजेंट्स के थ्रू ले रहे हैं, डायरेक्टली ले रहे हैं,
होता है ना, मिडिल मैन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि पेजेंट्स तो बहुत सारे होते हैं ना, तो इसीलिए जब कोई भी चीज को हम लोग एक सेंट्रल में, जो हम लोग मिडिल मैन लाते हैं, दैट इज टू लाइक इनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, कि एक बंदा आपने रख दिया जो 10 बंदों को हैंडल करेगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट डायरेक्टली उन 10 बंदों से हैंडल करने जाएगी तो गवर्नमेंट को बहुत सारे लोगों से हैंडल करना पड़ेगा। एंड दैट इज वाई दिस सेटलमेंट ऑल्सो फेल्ड, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली पेजेंट्स के साथ डील करना पड़ रहा था। सो दैट इज वाई इट वॉज नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट रेवेन्यू इन अ सिस्टमैटिक मैनर। And also the revenue officials, they indulged in harsh measures, जो normally होता है कि अगर पे नहीं किया या लेट पे किया तो हार्श हो जाते हैं रेवेन्यू ऑफिशियल्स, तो ये यहाँ पे भी होता था। So that is why this settlement also failed. This land revenue policy also failed. Okay. Next, we will talk about the Mahalwari settlement. So this settlement was introduced in the Punjab in 1833, the central provinces and parts of northwestern provinces. So here the basic unit of revenue settlement was the village or mahal. यहाँ पे महलवारी बोलते हैं ना, तो महल का मतलब यहाँ पे village है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम परमानेंट सेटलमेंट की बात कर रहे होते थे तो वहां पे ओनर होता था कौन, जमींदार। और यहाँ पे ओनर से ज्यादा आपको ये देखना होगा कि रेवेन्यू सेटलमेंट का बेसिक यूनिट क्या है, मतलब रेवेन्यू किससे ले रहे हैं हम, ठीक है। तो हम यहाँ पे ओनर या प्रोप्राइटर की बात करने का छोड़ के हमें ये देखना है कि रेवेन्यू लिया किससे जा रहा है। तो जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था कि जमींदार से हम रेवेन्यू लेते थे, और जब वही चीज रेवतवारी सेटलमेंट में हम आए तो रेवतवारी में क्या था, रेवत्स, रेवत्स यहाँ कौन है, पेजेंट्स। तो यहाँ पे पेजेंट्स से हम रेवेन्यू ले रहे हैं। वैसे ही महलवाड़ी सेटलमेंट में जब आते हैं तो महल, तो यहाँ पे महल कौन है, विलेज। तो यहाँ पे रेवेन्यू किससे लिया जा रहा है, एक पूरे विलेज से। तो ये एक चीज था, यहाँ पे भी देखिए मिडिल मैन नहीं था, विलेज और से डायरेक्टली आपका रेवेन्यू सेटल किया जा रहा था। और इसकी वजह से क्या हुआ कि इरिगेशन फैसिलिटी काफी इंप्रूव हुई, क्योंकि एक विलेज का एक होता ना, एक यूनिट बन गया यहाँ पे। तो काफी लोग मिलजुल कर काम करने लगे, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो गई। और इसका बेनिफिट लेकिन क्या हुआ कि ज्यादातर गवर्नमेंट ने एंजॉय किया, लोगों तक बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं पहुंची। सो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ड्रॉबैक ऑफ दिस सेटलमेंट। तो ये जितनी भी अच्छी चीजें हुई, ये नॉर्मली लार्जली इट वॉज एंजॉयड बाय द गवर्नमेंट। सो या यहाँ पे आप यही चीज देखोगे कि कोई भी सेटलमेंट ये ले ले आए, कितने भी चेंजेस कर दे, बट एट द एंड बहुत ज्यादा फायदा जो है ग्राउंड लेवल तक लोगों के पास ज्यादा फायदा नहीं पहुंच पाता है, बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो। आई थिंक even if you bring good features in a policy, but if you're not implementing it in a good manner, it will not benefit people. So that is, I think, what happened in the land revenue policies as well here. So let's proceed. ओह, सो दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, और मैं पार्ट 2 के साथ जल्दी ही आने वाली हूँ। और अगर आपका चेहरा ऐसे ग्रम्पी है तो कोई बात नहीं, मुझे ग्रम्पी लोग बहुत पसंद है, बिकॉज दे आर क्यूट लाइक दिस पपी। सो यस, एंड मैं इतनी ज्यादा पपी प्रेमी नहीं हूँ जितना आपको लग रहा होगा अभी, बट या ऐसा नहीं है, हर लड़की को पपीज और ये पसंद नहीं होते। बाय द वे, आई लाइक टेडीज, बट दैट डजंट मीन दैट आई लाइक एवरीथिंग दैट गर्ल्स लाइक। या, डोंट जज मी ऑन basis of gender. You cannot do that. यस, ओके, बस हो गया, बहुत ज्यादा राइट्स की बातें कर ली हमने। आप अपने क्रम्पी चेहरे पे थोड़ी मुस्कान लाइए, क्योंकि मैं जल्दी ही आने वाली हूँ पार्ट 2 के साथ। फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।